यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 11 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। हमारे चैप्टर का नेम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है। इसके जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह हैं और ये जो कहानी है वो एक पोते और दादी के बीच की जो बॉन्डिंग होती है उस पर बताई गई है। ये कहानी बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इस कहानी को सुन कर के आप लोग रिलेट कर पाओगे। आप लोग अपनी दादी और अपने बीच का जो रिलेशन है उस रिलेशन से आप लोग रिलेट कर पाओगे। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सुनकर मज़ा आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे दादी के अपीयरेंस से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं कहानी की बेस बता देती हूँ कि खुशवंत सिंह जी जब बहुत छोटे होंगे, 8-9 साल या फिर 10 साल, कुछ इसी एज के होंगे, तब वो अपनी दादी और मम्मी पापा के साथ एक गांव में रहते थे। फिर जो आप लोग तो जानते ही हो कि गांव में काम मिलना कितना मुश्किल होता है। तभी उनके मम्मी पापा ने ये निश्चय किया कि वो लोग गांव से बाहर शहर जाकर के काम ढूंढने जाएंगे और वहाँ पर काम अगर मिल गया तो फिर वो लोग वहीं पर सेटल हो जाएंगे और जो खुशवंत सिंह जी हैं और दादी जी हैं उनको भी अपने साथ में रखेंगे। तो उन्होंने ऐसा सोचा। तो उनके जो मम्मी पापा थे उन्होंने खुशवंत सिंह जी को अपनी मम्मी के हवाले, यानी जो खुशवंत सिंह जी की जो दादी थी उनके साथ उन्हें रख दिया और उन्होंने कहा कि भाई इनका ख्याल रखिएगा, हम लोग शहर में काम ढूंढने जा रहे हैं। फिर वो लोग चले गए। फिर उसके बाद जो खुशवंत सिंह जी थे उन्होंने अपनी दादी को देखकर उन्होंने उनके बारे में बताया कि वो जो दादी थी वो कैसी थी। तो खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि उनकी दादी भी ठीक वैसी ही थी जैसे कि बाकी सबकी दादी होती हैं, बूढ़ी और बेजान सी, निर्जीव सी बिल्कुल, और उनके जो चेहरा था उसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, ठीक वैसे ही थी। उनकी जो दादी थी वो छोटी सी थी और हल्की सी मोटी थी और साथ ही साथ वो झुककर चलती थी। ठीक है, तो और वो काफ़ी बूढ़ी भी थी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जो उनके चांदी के जैसे बिल्कुल चमकीले जो बाल थे ना, वो भी उनके झुर्रियों वाले जो चेहरे पर बिल्कुल बिखरे हुए थे और उनके जो कपड़े थे वो बिल्कुल श्वेत थे, यानी कि वाइट पहनती थी वो कपड़े। और वो क्या करती थी, वो झुककर चलती थी। इस वजह से उनका संतुलन ना बिगड़े, इस वजह से वो अपना एक हाथ कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ से अपनी रुद्राक्ष की माला से भगवान की प्रार्थना करती थी। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ऑथर जो थे उन्होंने बताया कि लोग ऑथर को बताते हैं, ऑथर जो हमारे खुशवंत सिंह जी हैं उन्हें लोगों ने बताते थे कि एक ज़माना था कि जो दादी जी हैं वो बहुत खूबसूरत औरत हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत युवती हुआ करती थी जिनके पति भी थे। तो खुशवंत सिंह जी ने तो हमेशा अपनी दादी को बूढ़ी ही देखा, इसलिए खुशवंत जी के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता था कि अपनी दादी को एक खूबसूरत युवती के रूप में देख पाना, ये बहुत ही सोचना, ये बात बहुत मुश्किल होता था। क्योंकि उन्होंने हमेशा जो अपनी दादी को बूढ़ी देखी, झुर्री वाला चेहरा देखा, वाइट कलर की साड़ी में देखा, कभी उन्होंने रंगीन कपड़ों में नहीं देखा अपनी दादी को, इसलिए उन्हें थोड़ा सा मुश्किल होता था। इसलिए और तो साथ ही साथ वो जो अपनी दादी थी, वो उनकी दादी की जो खूबसूरती थी वो हमेशा, जो खुशवंत सिंह जी थे वो हमेशा एक जो बर्फ़ से ढका जो पहाड़ होता है ना, जितना खूबसूरत वो बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ लगता है ना, ठीक उतना ही सुंदर उनकी दादी भी थी। तो खुशवंत सिंह जी हमेशा अपनी दादी की सुंदरता हमेशा उस खूबसूरत पहाड़ से करते थे जो बर्फ़ से ढका हुआ होता था। इस तरह से वो अपनी दादी की खूबसूरती की मतलब डिस्क्राइब करती थी, अपनी दादी की खूबसूरती को। और साथ ही साथ फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ कहानी में। फिर उसके बाद इसके बाद तो एक और भी बात, जो दादी जी थे उनके एक हस्बैंड भी थे। तो जो जिस घर में वो लोग रहते थे तो उस घर के बरामदे के कोने में अंगीठी रखी थी। उस अंगीठी के जस्ट ऊपर साइड पर एक फ़ोटो लगी हुई थी।
वो फ़ोटो कुशवंत सिंह जी के दादाजी की थी। उनको देखकर ऐसा लगता था मानो वो 100 साल के हों। उनको देखकर लगता ही नहीं था कि उनके कोई लड़के बच्चे भी होंगे। उनको देखकर तो डायरेक्टली ऐसा लगता था कि उनके ढेर सारे पोते पोतियाँ होंगे। इसलिए वो कुशवंत सिंह जी जो थे वो अपने हिसाब से अपने दादाजी के बारे में सोचते थे। और उन्होंने देखा कि उनके दादाजी ने एक खूब बड़ी सी वो पहन रखी है, क्या होता है खोपड़ी में, क्या आई मीन पगड़ी पहन रखी है। और साथ ही साथ उन्होंने ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। उनकी मुंह पर सफ़ेद लंबी सी उनकी दाढ़ी है, जिस वो इतनी लंबी है, इतनी घनी है कि उनके जो दादाजी हैं उनका आधा जो सीने का आधा भाग ढक लेती थी। इस तरह से उनकी जो दाढ़ी थी। उसके बाद फिर जब जो कुशवंत सिंह जी के मम्मी पापा थे उन्होंने छोड़ दिया उनको दादी के पास, तो जो कुशवंत सिंह जी थे और उनकी दादी, उनके बीच का उनका जो रोज़ का जो डेली रूटीन होता था वो कैसा होता था, तो इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। जो दादी माँ थी वो रोज़ सुबह उठती थी, उठ करके अपने वो जो उनका पोता था उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी। और स्कूल के लिए जब तैयार करती थी तो सबसे पहले जैसे वो नहला रही हैं, नहलाते हुए या फिर उसे कपड़े पहनाते हुए तैयार करते हुए, तब वो हमेशा भगवान की प्रार्थना गाती रहती थी। वो इस होप से गाती रहती थी, इस इच्छा से गाती रहती थी कि शायद मेरा जो पोता है वो सुन करके उसे याद कर ले। लेकिन उनका पोता बहुत शैतान था। उसने क्या किया, उन जो कुशवंत सिंह जी थे वो उस प्रार्थना को कभी भी उन्होंने याद करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। कुशवंत सिंह जी को तो अपनी दादी की आवाज़ बहुत पसंद थी। वो बस इसलिए उनके गाने को सुनते थे, इसलिए उनकी प्रार्थना को सुनते थे क्योंकि उनकी दादी की आवाज़ उन्हें बहुत पसंद थी। और फिर उसके बाद जो उनकी दादी माँ थी उन्होंने कुशवंत सिंह जी को नाश्ते में मक्खन और शक्कर लगी हुई बासी रोटी खिलाती थी नाश्ते में, और कुछ रोटी आपने थैले में रख लेती थी। क्योंकि जो कुशवंत सिंह जी को जब भी वो स्कूल छोड़ने जाती थी तो स्कूल के बगल में ही एक मंदिर था, और उस मंदिर के गेट पर, जो मेन गेट होता है मंदिर का, उसी मंदिर के मेन गेट पर गांव के सारे कुत्ते आ जाते और फिर वो कुत्ते उन दादी से कुछ ना कुछ मांगते, तो दादी अपने पास हमेशा रोटी रख लेती और उन रोटियों को उन कुत्तों को दे देती, जिससे कि उन कुत्तों को खिलाने से दादी को बहुत ही खुशी मिलती थी। तो इस तरह से वो दादी करती। फिर जो दादी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको नहलाया और उसके बाद फिर उन्होंने कपड़े वपड़े पहनाया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपने पोते का जो स्लेट होता है उसको, और जो जिस चौक से उनके पोते लिखते थे उसको एक बैग में बांध दिया, एक कपड़े में मतलब बांध दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने पोते को पकड़ा दिया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने साथ अपने पोते को स्कूल ले गई और उसे स्कूल में छोड़ दिया। बगल में जो मंदिर था वहाँ पे चली गई और भजन कीर्तन करने लगी। फिर भजन कीर्तन जब करने लगी तो थोड़ी देर जो पोता था उसकी छुट्टी हो गई। उसके बाद फिर वो मंदिर में आ जाते थे कुशवंत सिंह जी, और फिर उन्होंने जो मंदिर के जो पुजारी थे उनसे कुशवंत सिंह जी वरमाला सीखते थे। और शाम की जो प्रार्थना होती है ना, शाम को हम लोग भगवान की जो भी प्रार्थना होती है वो भी सिखाते थे पंडित जी उस उनके पोते को। तो जब भी उनके पोते और उनके साथ के जो भी फ्रेंड्स होते थे कुशवंत सिंह जी के, वो जब भी वरमाला या फिर ये प्रार्थना सीखते थे तब मंदिर के अंदर दादी जी धार्मिक पुस्तकों को स्टडी करती थी। धार्मिक पुस्तक मतलब रामायण हो गया, गीता हो गया, ये सब जो हमारी धार्मिक पुस्तक है इन सबको पढ़ती थी। ठीक है, फिर उसके बाद जब इस तरह से जब शाम हो जाती थी, अपना उन दोनों लोग का अपना अपना ये काम ख़त्म हो जाता था कि दादी अपना पुस्तक पढ़ लेती थी, यानी जो बुक होती है उसे रीड कर लेती थी, और जो कुशवंत सिंह जी थे वो भी अपना वरमाला हो गया, जो शाम की जो प्रार्थना होती है वो सब सीख लेते थे। तब जब दोनों के काम कंप्लीट हो जाते थे तो वो लोग मंदिर से आकर के अपने घर आ जाते थे। तो इस तरह से वो लोग डेली उनका रूटीन होता था। फिर उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत ही अच्छी चल रही थी। दादी और पोते के बीच की जो डेली रूटीन होता है ना, बहुत ही खूबसूरत चल रहा था उनके बीच में ना, इतनी मतलब एक पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। लेकिन उसी बीच उनकी लाइफ में ना एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। जब मैंने बताया था ना आप लोग को कि उनकी मम्मी पापा गए हुए शहर, फिर उसके बाद उनके मम्मी पापा आ गए शहर से वापस। क्यों
क्योंकि उन लोगों को शहर में नौकरी मिल गई थी। वो लोग शहर में सेटल डाउन भी हो गए थे। अब वो लोग दादी माँ और उनके जो पोता था उन दोनों को शहर ले जाने आए थे। फिर उसके बाद जो दादी माँ थी, देखिए जो दादी माँ थी उन्हें और उनके जो पोते थे उन्हें शहर ले गए। फिर उसके बाद जो पोता था और दादी माँ उनको एक रूम दे दिया गया, वो लोग उसी रूम में रहते थे। तो अब शहर आकर के गांव जैसा तो कुछ होता नहीं है। अब दादी माँ रोज़ की तरह अपने पोते को जगाती, सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार करती, नहलाती, फिर उसके बाद तैयार करती, नाश्ता वास्ता कराती। फिर उसके बाद गांव में तो वो अपने पोते को खुद स्कूल छोड़ने जाती थी, लेकिन शहर में इस बार कुछ भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो उनका पोता था उस पोते को स्कूल बस लेने आती थी। तो स्कूल बस उस पोते को ले जाती थी। लेकिन दादी माँ इस बात से बहुत दुखी हो जाती, क्योंकि वो अपनी पोती को छोड़ने नहीं जा पाती। उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था अपनी पोती के साथ समय बिताना। जब घर से लेकर स्कूल तक के बीच में जो रास्ता होता था उसको तय करने में जो आपस में उन दोनों का समय बीतता था, उन दोनों को ही बहुत अच्छा लगता था। साथ ही साथ जो दादी माँ स्कूल छोड़ने जाते समय जो कुत्ते होते थे उनको खाना खिलाती थी, उनको जो खुशी मिलती थी वो खुशी बाकी किसी भी काम को करने में नहीं मिलती थी। तो वो खुशी भी दादी माँ से छिन गई। फिर उसके बाद दादी माँ ने सोचा कि चलो यहाँ डॉग्स नहीं है तो मैं चिड़ियों को खाना खिलाती हूँ। फिर उन्होंने रोज़ शाम को फिर चिड़ियों को खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया। और जब भी उनका फिर पोता स्कूल से वापस आता तो दादी माँ ने एक दिन पूछा कि आज आपके टीचर ने क्या पढ़ाया। तो उनका जो पोता था उन्होंने कहा कि आज मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ी, आज मैंने इंग्लिश पढ़ा, आज मैंने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा, और भी बहुत सारी चीज़ें उसने मतलब अपनी भाषा में बताया। तो दादी माँ जो थी उनके पल्ले नहीं पड़ा, मतलब कि उनके दिमाग से परे था। जो दादी माँ को नॉलेज में तो गांव में क्या पढ़ा रहे थे कि वर्णमाला पढ़ा रहे थे, प्रार्थना पढ़ा रहे थे, प्रार्थना वगैरह ये सब तो दादी माँ को पता था। धार्मिक ग्रंथ वगैरह के बारे में नॉलेज दे रहे थे उनके पोते को, तो दादी माँ उनकी हेल्प कर पाती थी। लेकिन अब दादी माँ अपने पोते की हेल्प नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फिर एक दिन ऑथर ने अपनी दादी माँ से, ऑथर यानी कि हमारे जो कुशवंत सिंह जी थे वही, उन्होंने अपनी दादी माँ से कहा कि मैं म्यूज़िक सीख रहा हूँ, मैं गाना बजाना सीख रहा हूँ अपने स्कूल में। तो फिर दादी माँ के अकॉर्डिंग गाना बजाना उन्हें नहीं पसंद था। उनका मानना था कि गाना बजाना उन लोगों का काम नहीं है, गाना बजाना किसी और लोगों का काम है। तो वो मतलब कि जाति धर्म में विश्वास रखने वाली एक महिला थी। तो उनका मानना इस तरह से था कि वो गाना बजाना उनकी मतलब जाति का काम नहीं है, ये जो गाना बजाना है वो किसी अन्य जाति का काम है। इस अकॉर्डिंग उनका मतलब गाना बजाना, उनके पोते का गाना बजाना सीखना उनके हिसाब से गलत था। उन्हें मतलब ये चीज़ नापसंद थी। लेकिन फिर भी मतलब कि दादी माँ का दिल अपने पोते को बहुत ज़्यादा, वो मतलब वो दादी माँ जो थी ना वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। इसलिए उन्होंने अपने पोते से अपनी ये जो मन की इच्छा थी, ये जो अपनी जो धारणा थी, उन्होंने बिल्कुल भी शेयर नहीं की अपने पोते के साथ कि मुझे नहीं पसंद है आपका गाना बजाना सीखना। ऐसा बिल्कुल भी उन्होंने अपने पोते से नहीं कहा कि आप मत सीखिए। इसके बजाय उन्होंने बिल्कुल शांत होकर के अपनी सहमति उससे जाहिर की कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप सीखिए। लेकिन उनके मन में तो उन्हें नहीं पसंद था, वो नहीं चाहती थी कि उनका पोता गाना बजाना सीखे। लेकिन उसका जो उनके जो पोते थे उन्हें पसंद था, अच्छा लगा उन्हें गाना बजाना सीखना, तो उन्होंने सीखा और दादी माँ ने कुछ भी नहीं कहा। फिर एक लाइफ का एक और टर्निंग पॉइंट आया, जिस टाइम पर वो जो दादी माँ थी और उनके पोते के बीच में इतना मतलब जो बॉन्डिंग थी ना, उस पर और भी ज़्यादा एक गहरी चोट लगी। तब वो चोट लगी जब पोते ने अपनी मन की इच्छा जाहिर की कि मतलब कि उसका जो एकेडमिक वो था, एकेडमिक सेशन था, वो पूरा कंप्लीट हो गया था, यानी कि 12th तक उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में गया, कॉलेज वाली लाइफ पे आ गया। तो उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनका जो कमरा था वो सेपरेट कर दिया। जो दादी माँ का कमरा था उन्हें एक अलग रूम में रख दिया, और उनका जो पोता था
उसे एक अलग रूम में रहने को दे दिया। तो यानी कि दोनों लोग को अलग अलग रूम दे दिया, जिससे कि क्या हुआ कि जो दादी माँ और पोते के बीच में जो भी कन्वर्सेशन थी वो धीरे धीरे करके बहुत कम हो गई। यानी कि जब जब वो लोग एक रूम में रहते थे तो उनके बीच में बात हो ही जाया करती थी, दिन भर में 3 से 4 बार हो ही जाते थे। लेकिन जब से वो लोग सेपरेट हुए अलग अलग रूम में, तब से दादी माँ और पोते के बीच में बहुत ही मुश्किल से बातचीत हो पाती थी। इस वजह से दादी माँ और ज़्यादा दुखी हो गई और भी ज़्यादा उदास रहने लगी। फिर उसके बाद उनकी जो फ्रेंडशिप थी ना, उनका जो फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था आपस में बातचीत करना, वो ही धीरे धीरे करके वो टूट गया, बहुत ही कम हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो दादी माँ लिखा हुआ है, सी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम सिटिंग बिसाइड हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फीलिंग द स्पैरोज इन द आफ्टरनून। यानी कि जो दादी माँ थी ना, दादी माँ का अब सबसे ज़्यादा समय उनके चरखे के साथ बीतने लगा। दादी माँ अपने चरखे के साथ प्रार्थना करती रहती थी, यानी कि चरखा चलाती रहती थी और कुछ ना कुछ अपनी प्रार्थना गाती रहती थी, और अपना जो माला थी उसको जाप करने में जाता था। फिर उसके बाद जब शाम होती थी तो वो चिड़ियों को रोटी खिलाती थी। मैं आधा से 1 घंटा ऐसे ही बीत जाता था, और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा पल होता था ये चिड़ियों को रोटी खिलाना। बिकॉज पहले वो विलेज में रहती थी तो वो डॉग्स के साथ अपना ये खुशी का पल शेयर करती थी, लेकिन अब चिड़ियों के साथ अब वो पल फील कर पाती हैं। अभी तो ये शहर में तो कोई डॉग वगैरह उन्हें मिल नहीं पा रहा था, तो अब वो इस तरह से चिड़ियों को रोटी खिलाती थी। ठीक है। फिर उसके बाद फिर से उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जब उनका जो पोता था, यानी कि ऑथर कुशवंत सिंह, उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ना है, मुझे यानी कि हाई और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है और भी हाई डिग्री वगैरह लेनी है, इसके लिए मुझे विदेश जाना होगा पढ़ाई के लिए। जब उन्होंने अपनी दादी माँ से ये बात बताई तो दादी माँ को और ज़्यादा झटका लगा, मतलब उनको इतना वो लगा मेरा पोता दूर हो जाएगा मुझसे, और पहले तो अलग अलग कमरे में हुए, फिर उसके बाद अब दूसरे देश में चला जाएगा। तो उनको उससे भी ज़्यादा बहुत बुरा लगा और उनको दुख हुआ मेरा पोता मुझसे दूर हो जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को समझाया, और उसके बाद फिर वो अपने पोते को रेलवे स्टेशन छोड़ने गई। और आज भी वो वैसे ही उतनी बूढ़ी थी जितनी कि आज से 20 साल पहले बूढ़ी थी, और आज भी उतनी ही बूढ़ी थी। उन्होंने आज भी उसी तरह से वो झुकी हुई थी, अपने एक हाथ को अपनी कमर पर रखा हुआ था जिससे कि उनका संतुलन ना बिगड़े, और दूसरे हाथ से माला फेरती हुई ही अपने पोते को रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। उन्होंने अपने पोते के माथे को चूमा और भगवान से प्रेयर की कि हे भगवान, मेरे पोते की जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छे से हो जाए और वो सही सलामत लौटे। और जितने भी उनके जो पेरेंट्स थे उनको तो यही लग रहा था कि दादी माँ की जो वो है एज काफ़ी हो चुकी थी, बट दादी माँ की जो एज थी वो काफ़ी हो चुकी थी, दादी माँ की जो एज थी वो काफ़ी हो चुकी थी। सभी को ऐसा फील हो रहा था कि अब वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगी, यानी कि पोते ने तो बता दिया था कि अब अभी मैं जाऊँगा, फिर आने वाले 5 साल बाद, यानी कि 5 साल बाद मैं लौटूंगा। तो फिर उनको लग रहा था, सभी को लग रहा था कि आज से 5 साल बाद पता नहीं दादी माँ रहें या ना रहें। तो पोते को भी ऐसा ही फील हो रहा था कि आज से 5 साल बाद मैं अपनी दादी माँ से मिल पाऊँ या फिर ना मिल पाऊँ, क्या पता ये मेरी आखिरी मुलाकात है मेरी दादी माँ के साथ। तो इस तरह से अपनी दादी माँ को देखते हुए और अपनी दादी माँ से गले मिलते हुए वो ये बातें सोच रहा था। लेकिन उसी वक्त दादी माँ भी ने भी ये सोचा कि आज से 5 साल बाद मैं ज़रूर अपने पोते से मिलूँगी। उन्हें पता था कि उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने ऊपर विश्वास दिखाया, अपने ऊपर विश्वास किया कि मैं आज से 5 साल बाद भी मैं अपने पोते से मिलूँगी। आज से मैं 5 साल तक और ज़्यादा 5 साल तक मैं जिंदा रहने की कोशिश करूँगी अपने पोते के लिए। उन्होंने ये कर भी दिखाया। उन्होंने आज से 5 साल बाद उसी रेलवे स्टेशन फिर वो पहुँची अपने पोते को लेने।
उसी वक्त उनके पोते ने अपनी दादी माँ को फिर से देखा, उतनी ही बूढ़ी हुई अवस्था में, जितनी कि आज से 5 साल पहले वो जब रेलवे स्टेशन छोड़ने आई थी ना, उस वक्त देखा था ना, जितनी बूढ़ी उतनी ही बूढ़ी उस वक्त देखा। उन्होंने जो कुसुम सिंह जी थे, उन्होंने उस समय भी वैसे ही देखा, जैसे कि अपनी झुकी हुई हालत में वो झुकी हुई खड़ी थी, अपने एक हाथ को अपनी कमर पे रखे हुए, दूसरे हाथ से माला फेरते हुए, वो चमकीले बाल, सेम टू सेम वैसी आज भी दादी माँ बिल्कुल भी नहीं बदली थी। 5 साल बाद भी दादी माँ में कोई भी चेंज नहीं था। वो जो पोता था उसने दादी माँ के साथ फिर अपने घर आया। जब दादी माँ घर आई तो उन्होंने मोहल्ले की जितनी भी औरतें थी उन सबको इकट्ठा करके फिर ढोलक बजाना शुरू किया, और ढोलक में वो ढेर सारे गाने गाए, और ढेर सारे गाने गाए वीरों के। जब भी कोई योद्धा युद्ध से लड़ कर के विजय होकर के आता था अपने पहले टाइम